तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल लैटिसेस और उनके यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ब्रेवाइज लैटिसेस जिनको बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवाइज लैटिसेस। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट नोट करो, लिखो लैटिस पॉइंट एंड देयर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट and their contribution per unit cell. Lattice point and their contribution per unit cell. एक टेबल बना करके नोट करो। टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट, दूसरा कॉलम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं कॉर्नर वाले लैटिस पॉइंट को। ठीक है, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर। अब देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या होगा, तो बोलते हैं कंट्रीब्यूशन होता है इसका 1/8। ठीक है, 1/8 होता है और 1/6 भी होता है। 1/6 इसका होता है इन हेक्सागोनल सिस्टम। इन हेक्सागोनल सिस्टम कंट्रीब्यूशन होता है 1/6 और क्यूबिक सिस्टम में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम में कंट्रीब्यूशन 1/8 है और हेक्सागोनल सिस्टम में कंट्रीब्यूशन 1/6 है। अब जरा देखो डायग्राम के बेसिस पे जैसे ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है और एक कॉर्नर पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर को रखा है। ठीक है, तो अगर आप इस कॉर्नर को देखो तो ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है एक बार इसको विजुअलाइज कर लो। एक तो ये इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, एक ये वाला जो फेस आप देख रहे हो, इस फेस को कॉमन रखते हो इसके बगल में एक यूनिट सेल होगा।
ऐसे थोड़ी कि एक यूनिट सेल है, फिर थोड़ी दूर पे दूसरा यूनिट सेल है, फिर कहीं और जो है तीसरा यूनिट सेल। ये सारे यूनिट सेल एक दूसरे से क्या है, लगे हुए। ठीक है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो अगर हम इस फेस को कंसीडर करें तो ये फेस दो यूनिट सेल में कॉमन होगा। ठीक, तो एक ये वाला यूनिट सेल, एक इस फेस के साथ जो बगल में है यूनिट सेल, वो उसमें भी ये कॉर्नर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक देखो ये बैक वाला जो फेस है, बैक वाले फेस के पीछे भी एक यूनिट सेल होगा, उसमें भी एक कॉर्नर आएगा। अरे ये विजुअलाइज कर रहे हैं ना। और एक यूनिट सेल और आएगा जो पीछे यूनिट सेल है, और ये राइट साइड में जो यूनिट सेल है इसके बीच में यहां पे आएगा एक यूनिट सेल। क्लियर? तो इसका मतलब कि एक प्लेन में अगर आप देखो तो एक प्लेन में 4 यूनिट सेल होंगे जिनमें ये कॉर्नर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 4 यूनिट सेल उनके ऊपर होंगे। ठीक है, 4 यूनिट सेल एक प्लेन में और 4 यूनिट सेल उनके ऊपर। तो टोटल 8 यूनिट सेल में ये कॉर्नर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब कि ये कॉर्नर पे जो स्फीयर हमने रखा उसका 1/8 पार्ट, क्योंकि वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है सब में, तो एक यूनिट सेल के अंदर उसका कितना पार्ट है, स्फीयर का कितना पार्ट है, 1/8। इसलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या हो गया, 1/8 हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अगर हम हेक्सागोनल यूनिट सेल को कंसीडर करें, अब जैसे एक हेक्सागोनल यूनिट सेल हमने कंसीडर किया है। अब यहां मान लो हम इस कॉर्नर पे एक स्फीयर रखते हैं। ठीक है, अब ये स्फीयर कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, देखो। एक तो ये यूनिट सेल जो हमने बनाया हुआ है, एक ये वाला जो रेक्टेंगुलर फेस आप देख रहे हो, इधर देखो, ये जो रेक्टेंगुलर फेस आप देख रहे हो, इस रेक्टेंगुलर फेस को कॉमन रखते हुए एक यूनिट सेल इधर होगा ना, एक हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा ना यहाँ पे, ऐसा। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसी तरीके से एक यूनिट सेल और होगा इस रेक्टेंगुलर फेस को कॉमन रखते हुए। तो इसका मतलब अगर आप इस कॉर्नर को देखो तो ये कॉर्नर एक प्लेन के 3 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक प्लेन में 3 यूनिट सेल और 3 उनके ऊपर, तो टोटल ये कितने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 6 में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो पर यूनिट सेल इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/6 होगा। ठीक, तो अगर हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/6, और अगर क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8। ये नोट कर लिया? आगे बढ़े। नंबर 2, लैटिस पॉइंट। टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट है फेस सेंटर। फेस सेंटर। अब फेस सेंटर पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर प्रेजेंट है, उसका आधा पार्ट एक यूनिट सेल में, आधा पार्ट दूसरे यूनिट सेल में होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल होगा हाफ। ठीक है, कोई भी यूनिट सेल हो, सब में यही रिजल्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, हाफ। तो जैसे यहां पे हमने एक स्फीयर रखा है,
क्योंकि ये फेस 2 यूनिट सेल में कॉमन है, इसलिए हाफ वॉल्यूम इसका एक यूनिट सेल में होगा, हाफ वॉल्यूम दूसरे यूनिट सेल में। नंबर 3, एज सेंटर। एज सेंटर, अब देखो अगर एज सेंटर पे हमने कोई स्फीयर को रखा है तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/4 होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/4। सारों में ही है ना ये? हाँ बोलो। सारों में है ना, इसका भी 1/4? हाँ सब में। अब जैसे अगर हमने मान लो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर को रखा है, तो आप देखो ये एज 4 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगी। कितने यूनिट सेल में? 4। एक ये यूनिट सेल, एक इस फेस के साथ लगा हुआ बगल में यूनिट सेल, और 2 उनके ऊपर। 4 यूनिट सेल में ये एज कॉमन है, तो यहाँ पे जो स्फीयर होगा वो स्फीयर भी 4 यूनिट सेल में इक्वली डिवाइड होगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना हो गया? 1/4। समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, वेरी गुड। ऐसे पहले स्माइल क्यों नहीं कर रहा? नंबर 4, बॉडी सेंटर और विद इन यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर और विद इन यूनिट सेल। तो क्या होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए, 1। अगर बॉडी सेंटर पे है कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर, तो उसका फुल कंट्रीब्यूशन होगा, वो एक ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये स्टैंडर्ड लैटिस पॉइंट है। कौन कौन से? कॉर्नर, फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर। ठीक है, कुछ वायर्ड्स हैं जो विद इन यूनिट सेल लाई करते हैं, तो इसीलिए मैंने विद इन यूनिट सेल वाला भी केस उसी में कंसीडर कर लिया। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ऑब्जर्व होने वाली ब्रेविस लैटिसेस हैं, हम उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग नोट करो, एनालिसिस ऑफ ब्रेविस लैटिसेस, analysis of Bravais lattices belonging to analysis of Bravais lattices belonging to cubic crystal system। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करने वाले ब्रेविस लैटिसेस की एनालिसिस।
तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कौन कौन से प्रिवाइस लैटिसेस ऑब्जर्व होते हैं? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है, सारे लैटिसेस सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में ऑब्जर्व होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है, एज एंड सेंटर्ड होता है। End एंड centered। नहीं सर, ऐसा नहीं है। फेस सेंटर्ड अलग होता है और एंड सेंटर्ड अलग होता है। फेस सेंटर का, फेस सेंटर्ड में क्या होता है, सारे फेस के सेंटर पे स्फीयर होता है। एंड सेंटर्ड में अल्टरनेट फेस सेंटर पे स्फीयर होता है। फर्क है। शुरू से हाँ बोलो। तो जो वो कॉर्नर वाले में जो 1/8 कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ क्यूबिक में है या सारों में? हेक्सागोनल छोड़ के। हेक्सागोनल को छोड़ करके बाकी में। अब बाकी में जहां एंगल 1 ये 90 डिग्री नहीं है, वहां तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम सिंपल केसेस जो है जहां पे 90 डिग्री वाला एंगल है उसमें बात कर रहे हैं। हेक्सागोनल सिस्टम में भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं ना। यस सर। बाकी में तो 90 डिग्री का एंगल होता ही नहीं। क्यूबिक में होता है, टेट्रागोनल में होता है, ऑर्थोरोम्बिक में होता है और हेक्सागोनल में होता है। ठीक है, तो इनकी बात करें तो उसमें हेक्सागोनल में 1/6 है, बाकी में क्या है 1/8। 1/8। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं फर्स्ट लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस, और आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। ठीक है, पीसीसी बोल सकते हो। सिंपल क्यूबिक लैटिस, डिटेल लिखो इसका। लिखो, इन दिस लैटिस, in this lattice, constituent sphere are present. Constituent sphere are present at the corner of the unit cell only. At the corner of the unit cell only, and their contact occurs along the edge only. ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर है वो कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और उनका कांटेक्ट कैसे होता है, सिर्फ एज के अलोंग कांटेक्ट होता है, फेस डायगोनल के अलोंग नहीं होगा, बॉडी डायगोनल के अलोंग नहीं होगा। कैसे होगा कांटेक्ट, एज के अलोंग होगा। जैसे अगर ये रूम जो है, अगर एक क्यूब हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, हर कॉर्नर पे हमने स्फीयर रखा हुआ, ठीक है। अब ये स्फीयर इतना बड़ा है कि एक स्फीयर को हमने इसको यहां कॉर्नर पे रखा है, एक स्फीयर को यहां नीचे वाले कॉर्नर पे रखा है। तो ये ऊपर वाले कॉर्नर वाला स्फीयर नीचे वाले कॉर्नर वाले स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। समझ आ रहा है? इनका कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन कैसे, सिर्फ एज के अलोंग कांटेक्ट होना चाहिए, फेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल के अलोंग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि इस कॉर्नर पे जो हमने स्फीयर को रखा है और उधर अपोजिट कॉर्नर, टॉप फेस का जो अपोजिट कॉर्नर है वहां पे जो स्फीयर को रखा है, ये वाला स्फीयर उस स्फीयर को टच नहीं कर रहा। भाई ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो आप लोग देख पा रहे हैं जो मैं दिखा रहा हूं? यस सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. मतलब मेरे भाव तो देख रहे होगे ना? यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस ठीक है। अब भाई क्लास में नहीं रहने में थोड़ा तो दिक्कत होती है, और ऐसे चैप्टर में तो जरूर होती है जिसमें 3D विजुअलाइजेशन।
अभी मैं क्लास से रिलेटेड अभी एक बात आपसे करने वाला हूं, थोड़ा डिस्कशन और आगे बढ़ने दो। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में मैंने क्या बोला, स्फीयर्स का कांटेक्ट सिर्फ एज के अलोंग होगा, बाकी और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप डायग्राम बना करके दिखाते भाई। अब यहाँ डायग्राम में आपको स्फीयर्स का कांटेक्ट नहीं दिखेगा। डायग्राम में नहीं दिखेगा क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है, वैसे होता है कांटेक्ट। हाँ, आपको भी बनाना चाहिए। नहीं, अगर तुम्हारा आराम करने का मन हो तो कोई बात नहीं, रेस्ट कर सकते हो। सारे कॉर्नर पे स्फीयर प्रेजेंट है। अब मान लो ये जो लेंथ है, एज लेंथ, ये ए है, और एक स्फीयर का रेडियस आर है। ठीक है, एक स्फीयर का रेडियस आर है, ये दोनों स्फीयर टच कर रहे हैं एज के लॉन्ग। इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2r। आगे बढ़े। अब देखो, एक टर्म को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं रैंक ऑफ लैटिस। रैंक ऑफ लैटिस, इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल जेड से रैंक ऑफ लैटिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी डिफिनीशन नोट करो, क्या होता है रैंक ऑफ लैटिस। देखो, टोटल नंबर ऑफ constituent sphere, total number of constituent sphere lie, total number of constituent sphere lie within the unit cell, lie per unit cell, per unit cell, within से आप कंफ्यूज हो जाओगे। total number of constituent sphere lie per unit cell is called rank of lattice, is called rank of lattice, is called rank of lattice। आगे लिखो, it is represented by capital Z, it is represented by capital Z। तो अब
अब आप देखो, अगर हमें सिंपल क्यूबिक लैटिस की रैंक निकालनी है, रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो 1 क्या या 8? होगा? हाँ बोलो भाई आयुष। 1 या 8? 1 आएगा, यस। अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे निकालोगे, 8 स्फीयर प्रेजेंट है कहाँ पे? कॉर्नर पे। 8 ब्रैकेट में लिख लिया एट कॉर्नर, मल्टीप्लाइड बाय कॉर्नर वाले स्फीयर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होता है? 1/8 होता है। तो ये कितना आ गया भाई? 1 आ गया। रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस 1। आ गया समझ में? अच्छा अब देखो, अब हमें यहाँ पे निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पहले पैकिंग फ्रैक्शन क्या है वो जनरल फॉर्मूला बता देते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल वॉल्यूम occupied by constituent sphere total volume occupied by constituent sphere divided by volume of what? Units। यूनिट्स। ये पैकिंग फ्रैक्शन होता है। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखो, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर क्या होगा? दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ लैटिस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर। ठीक है ना? यस। रैंक भाई, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर, तो एक यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर है उनका नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक स्फीयर का वॉल्यूम। तो रैंक ऑफ लैटिस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो सिंपल क्यूबिक लैटिस के केस में पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या हो जाएगा? रैंक 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या? ए क्यूब। यस। क्यूबिक यूनिट सेल है ना, और उसकी एज लेंथ ए है, ए क्यूब। ए इज इक्वल टू 2r, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब। कनेक्शन बना के रखना भाई, हाँ समझते जाना। तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब, तो ये आप देखोगे ये आ जाएगा पाई/6। क्या आ गया? पाई/6। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस पाई/6। पाई/6 वैल्यू कितनी? सॉल्व करो।
0.52, थोड़ा और एक्यूरेसी लाओ। 0.5233 0.523 3 के बराबर 0.524 कर लो। जैसे 0.524 33 आ रहा है। अच्छा तो नहीं, हम तो ये लेते 0.524। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस 0.524। क्या आ रहा है भाई? इसने पाई वाली अपनी वैल्यू ली है ना। तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, ये हो जाएगा बेटा पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 यानी कि 52.4%, 52.4%। आ गया समझ में? यस यस सर। अच्छा एक बात आप यहाँ पे और समझ लो डायग्राम के बेसिस पे, पीछे जाना होगा हमें और पीछे जाना होगा। अब यहाँ देखो, अगर हम इसको लेयर्ड स्ट्रक्चर के टर्म्स में एनालाइज करें, वैसे तो अभी मैं लेयर्ड स्ट्रक्चर का को काफी डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी में भी है वो डिस्कशन, ठीक है। एक इनिशियल आइडिया मैं यूनिट सेल के अंदर दे रहा हूँ आपको। जैसे देखो ये जो 4 स्फीयर आप देख रहे हो, ये 4 स्फीयर एक लेयर के स्फीयर, ठीक है। ये ऊपर वाले जो 4 स्फीयर है ये दूसरी लेयर के स्फीयर। ऐसे इसके ऊपर एक और यूनिट सेल होगा, वहां भी 4 स्फीयर होंगे, तीसरी लेयर के होंगे। ऐसे चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर के स्फीयर होंगे। आप ये देख रहे हो, ये जो फर्स्ट लेयर स्फीयर है, अगर फर्स्ट लेयर स्फीयर का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के बेसिस पे हम अगर इसको ए लेयर बोल रहे हैं, ए टाइप लेयर, ठीक। तो जो सेकेंड लेयर के स्फीयर्स हैं, सेकेंड लेयर के स्फीयर्स एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं जैसा फर्स्ट लेयर स्फीयर फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको भी क्या बोलेंगे, ए लेयर, ये टाइप ठीक है। उससे ऊपर वाली जो लेयर है वो भी आइडेंटिकल अरेंजमेंट को फॉलो करती है, वो भी ए लेयर है। इसका मतलब कि एवरी लेयर इज रिपीटेड। सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, एवरी लेयर इज रिपीटेड। तो एवरी लेयर इज रिपीटेड, इट मींस हम इसको क्या बोलेंगे, ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ए टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर। समझ आया? इस बात को नोट कर लो। देखो, इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, in simple cubic lattice every layer is repeated. In simple cubic lattice every layer is repeated. Therefore it is also called A type, A टाइप। अब 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, बस A टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर, A टाइप ऑफ
क्यूबिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जितने भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जितने भी लैटिसेस ऑब्जर्व होते हैं, उनमें सबसे कम परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस किसी में होता है। समझा रहे कि नहीं? मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा वायर्ड स्पेस कौन से लैटिस में होगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस। सबसे ज्यादा लूजली पैक्ड कौन होगा? सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब देखो, क्योंकि सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है वो लूजली पैक्ड होता है, पैकिंग अच्छी नहीं होती है, इस वजह से कोई भी अनचार्ज्ड, ठीक है, अनचार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर हम एक अनचार्ज मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, तो अनचार्ज मॉलिक्यूल कभी भी सिंपल क्यूबिक लैटिस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर अनचार्ज मॉलिक्यूल होगा तो नेचुरल सी बात है कि वहां पे बाइंडिंग फोर्सेस जो होंगे वो बहुत ही वीक फोर्सेस होंगे। बोलो, बाइंडिंग फोर्सेस क्या होंगे? यहाँ पे वीक फोर्सेस होंगे। बाइंडिंग फोर्सेस वीक है, एक तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत वीक है, ऊपर से आपने पैकिंग भी अच्छी नहीं रखी है, फिर वो सॉलिड एग्जिस्ट कैसे करेगा? समझ आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड रेयरली सिंपल क्यूबिक लैटिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, पैकिंग एफिशिएंसी since packing efficiency of simple cubic lattice is very small, since packing efficiency of simple cubic lattice is very small, therefore molecular solid, therefore molecular solid rarely follow simple cubic lattice. Therefore molecular solid rarely follow simple cubic lattice. अब ये बात क्लियर हो गई? Yes. तो ये तो हो गया भाई सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब आप नोट करो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, BCC, ये एब्रिविएशन यूज करो, BCC। इसका डिटेल लिखो, देखो, in this lattice constituent sphere, are present, in this lattice constituent sphere are present at the corner, constituent sphere are present at the corner as well as at the body center, लिखो, and their contact occurs along the body diagonal of the unit cell only, and their contact occurs along the body diagonal of the unit cell only. And their contact occurs along the body diagonal of the unit cell only.
अगर आप लेयर्ड एनालिसिस को यहाँ पे देखो तो ये जो 4 स्फीयर है बॉटम फेस पे, अगर हम इनको बोल रहे हैं कि ये ए लेयर वाले स्फीयर है, आप देख रहे हैं ये जो बीच वाला स्फीयर है ये दूसरी लेयर का स्फीयर है, ये जो स्फीयर है बॉडी सेंटर पे, यस सर। इसका अलाइनमेंट या इसका ओरिएंटेशन पहली लेयर के स्फीयर से मैच नहीं कर रहा है कि नहीं। ये वर्टिकली अलाइन नहीं है विथ फर्स्ट लेयर स्फीयर और विथ थर्ड लेयर स्फीयर, ना तो थर्ड लेयर स्फीयर के साथ ये अलाइंड है ना फर्स्ट लेयर स्फीयर के साथ अलाइंड है। तो इसका मतलब कि ये जो स्फीयर है इसको अगर हम देखें तो ये डिफरेंट लेयर का स्फीयर बोला जाएगा, इसको मान लो हम बोल रहे हैं बी लेयर, ठीक है। फिर ये जो ऊपर वाले फेस पे जो 4 स्फीयर्स है उनका अरेंजमेंट आप देख रहे हो फर्स्ट लेयर स्फीयर से मैच कर रहा है, इसका मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेयर जैसा ही अरेंजमेंट है तो इसलिए ए लेयर बोलेंगे। अरे कुछ क्लास इधर चल रही है भाई, बोर्ड पे लिखा जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो इधर भी डायग्राम बनाओ, बहुत बड़ा बड़ा बनाओ, कलरफुल है, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट है। वो भी कलर डायग्राम बना रहा है क्या है? अच्छा अच्छा, तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, एवरी ऑल्टरनेट लेयर इज रिपीटेड। अब जैसे इससे इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा, उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे भी ऐसा एक स्फीयर रखा होगा, वो बॉडी सेंटर वाला जो स्फीयर है और इस बॉडी सेंटर वाले स्फीयर का अलाइनमेंट सेम है। समझ रहे? तो एक लेयर छोड़ करके जो नेक्स्ट लेयर आ रही है उसका अरेंजमेंट रिपीट होगा, नोट कर लो, लिखो इन बीसीसी लैटिस, इन बीसीसी लैटिस every alternate layer is repeated, every alternate layer is repeated, therefore it is also called AB 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 type of three-dimensional cubic structure, AB type of three-dimensional cubic structure। आप आगे पढ़ोगे एक और लैटिस की एनालिसिस आती है जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में भी ऑल्टरनेट लेयर रिपीट होती है, ठीक है, उसमें भी ऑल्टरनेट लेयर रिपीट होती है, उसको भी हम AB टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन एक तो वो क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, डिफरेंस ये है कि वो क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो इससे ज्यादा होती है, वो क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसीलिए उसके नेम में ही आ जाता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक्ड, ये क्लोज्ड पैक्ड नहीं है, सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड नहीं है, समझा है? क्यूबिक सिस्टम में क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर भी एक होता है जिसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो लैटिस है ना वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, हाँ फेस सेंटर क्यूबिक, नहीं वो एबी नहीं होता, वो एबीसी होता है, उसमें चौथी लेयर रिपीट होती है। अच्छा आप देखो बेटा कांटेक्ट यहां पे कैसे हुआ भाई, एज लेंथ अगर हम यहां पे बोल रहे हैं ए है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, कितनी होगी लेंथ? अच्छा
बोर्ड एग्जाम नहीं दिया ना? दिया? तो बोर्ड एग्जाम दिया था, 10th में दिया था। तेरा स्पेशल हुआ था क्या? अच्छा, प्री प्री लगा ना, प्री हटा करके जो बोर्ड होता है उसकी बात कर। तो इसकी लेंथ क्या है भाई? a√3 है। यस अब आप देख रहे हो ये जो स्फीयर्स है ये टच कर रहे हैं, मतलब बीच वाला स्फीयर, यहाँ देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम में बीच वाला जो स्फीयर है दोनों कॉर्नर वाले स्फीयर को टच कर रहा है। तो अगर आप बीच वाले स्फीयर को देखो तो उसका डायमीटर और कॉर्नर वाले स्फीयर, दोनों कॉर्नर वाले स्फीयर का रेडियस, ठीक है। तो कॉर्नर वाले का रेडियस मतलब r प्लस इसका डायमीटर 2r प्लस उसका रेडियस r प्लस 2r प्लस r 4R। ये किसके बराबर हो गया? बॉडी डायगोनल की लेंथ। समझ में आया? अरे आया समझ में? Yes. तो a√3 इज इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r, यानी कि कितना आया भाई? 4r। a√3 इज इक्वल टू 4r, यानी कि a इज इक्वल टू 4r बाई √3। और r इज इक्वल टू a√3 बाई 4। अब बताते हैं इसका पैकिंग, इसका रैंक क्या होगा? रैंक तो लिखो, रैंक ऑफ बीसीसी। नोट करो। अरे बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ कितनी होगी? अरे इसको ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हो? यस भाई इसको ऐसे विजुअलाइज कर लो, जैसे आपको बॉडी डायगोनल की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो वो जो ऊपर वाला फेस है उसका फेस डायगोनल की लेंथ, वो फेस डायगोनल की लेंथ a√2 होगी। और क्या? और वहां से नीचे वाले कॉर्नर जो एज है उसकी लेंथ क्या हो गई? a√2 a। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो बॉडी डायगोनल की लेंथ बन जाएगी। नाम सुना ना पाइथागोरस थ्योरम? भाई क्या क्या पता, कुछ भी हो सकता है। कोविड पीरियड में कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा 6th क्लास से, चलो ठीक है। तो a√3 हो गई लेंथ। 6th क्लास से पढ़ रहा तभी ये पूछना पड़ा तुम्हें। तो रैंक ऑफ बीसीसी, रैंक ऑफ बीसीसी लैटिस क्या होगा? तो 8 एट कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1 एट बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर इंटू 1, तो 2 आ गया भाई। तो बीसीसी लैटिस की रैंक 2, सिंपल क्यूबिक लैटिस की रैंक 1। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी लैटिस, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी लैटिस
तो रैंक तो है 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसा है क्यूबिक ए क्यूब। ठीक है, ए वैल्यू अभी रेडियस के टर्म्स में क्या लिखा था 4r/√3। यस सर। तो 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4r/√3 का होल क्यूब 4r/√3 का होल क्यूब। तो कितना आ जाएगा 64 r क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई √3 पाई/8। √3 पाई/8। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 0.68 आ जाता है अप्रोक्सीमेट। यस 0.68। तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो गया उसमें था 52.4% और इसमें 68%। तो इसमें परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब ये इसमें पैकिंग एफिशिएंसी बेटर है। एक इस एनालिसिस से एक और कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर सक्सेसिव लेयर आइडेंटिकल अरेंजमेंट को फॉलो कर रही है, सक्सेसिव लेयर रिपीट हो रही है, तो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? अगर सक्सेसिव लेयर सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है तो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं हो सकती। इस बात को लिख लेना, नोट में लिखना, इसको डॉलर समझो। ठीक है, नोट में भी अच्छे क्वालिटी का लिखो। इफ इनसाइड अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर if inside a crystal structure successive layer is repeated, then packing efficiency of crystal is poor. ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो आपको यह देखना है कि कहां पे दो सक्सेसिव लेयर का अरेंजमेंट सेम है। जैसे मान लो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें पैटर्न जो मिल रहा है ABCCBA, तो दो सी एक साथ आए, फिर ABC दो ए एक साथ आ गए, फिर दो सी एक साथ, फिर दो ए एक साथ। तो जैसे अगर कहीं भी आपने ये देख लिया कि दो सक्सेसिव लेयर एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है, मींस ये तुरंत समझ जाओ यहां पे पैकिंग अच्छी नहीं है। हो गया क्लियर? यस तीसरा लैटिस नोट करो, नंबर 3, फेस सेंटर्ड क्यूबिक
लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, FCC, FCC। इसका डिटेल लिखो। देखो, इन दिस lattice constituent sphere, in this lattice constituent sphere are present, in this lattice constituent sphere are present at the corner as well as at all face center, at the corner as well as at all face center, and their contact occurs along the face diagonal of the unit cell only, along the face diagonal of the unit cell only। थोड़ा यहाँ पे डायग्राम आपको प्लानिंग से बनाना पड़ेगा। फिर आप वो देख पाओगे जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दोनों जो स्क्वायर है ना, इनमें इंटरसेक्शन पार्ट को कम रखना, ओवरलैप रीजन छोटा होना चाहिए। फिर तुम्हें स्फीयर छोटे बनाने पड़ेंगे, ठीक है? छोटे छोटे स्फीयर बनाना, अगर गड़बड़ कर लिए तो। मैं तो बड़े स्फीयर से भी सही डायग्राम बना लूंगा, लेकिन तुम्हें छोटे स्फीयर बनाने पड़ेंगे। ये जो स्फीयर्स हमने रखे हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है भाई? कॉर्नर। अब फेस सेंटर वाले स्फीयर को अरेंज करो। जो स्फीयर कॉर्नर पे है वही फेस सेंटर पे है, इसलिए कलर सेम होना चाहिए। कौन से दो फेस पे हमने अभी स्फीयर रखा? टॉप वाले फेस पे और राइट साइड वाले फेस पे। और अब मैं रख रहा हूं बॉटम फेस। अब मैं रख रहा हूं लेफ्ट साइड वाले फेस पे। और अब मैं रख रहा हूं कहां पे भाई? बैक फेस। ये एज नहीं है, ठीक है? बैक फेस। और इसी तरीके से फ्रंट फेस के सेंटर।
ठीक है। अब पहले मैं आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यों हम इसको ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। तो अगर आपको लेयर्ड स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना है तो इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा। देखो, ये हमने फेस डायगोनल कंसीडर किया, ठीक, और एक फेस डायगोनल हमने ये कंसीडर किया। आई बात समझ में? और हमने एक फेस डायगोनल ये कंसीडर किया। एक ट्रायंगल बन रहा है, एक और ट्रायंगल बनाता हूं। देखो, ये टॉप वाले फेस का डायगोनल, और ये राइट साइड वाले फेस का डायगोनल है, और ये बैक फेस का डायगोनल है। एक और ट्रायंगल बना। अगर ऑब्जर्वर इस स्ट्रक्चर को बॉडी डायगोनल के अलोंग देख रहा है, कहां से देख रहा है? बॉडी डायगोनल के अलोंग, मतलब ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? यहां पे है, यहां से देख रहा है। तो उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा एक स्फीयर की एक लेयर, जिसको उसने क्या नाम दे दिया भाई? ए लेयर। फिर ऑब्जर्वर को ये कितने स्फीयर की लेयर दिखेगी? कितने? 6 स्फीयर की एक ट्रायंगुलर लेयर दिखेगी, है कि नहीं? ये जो 6 स्फीयर हैं, इनमें से किसी भी स्फीयर का ओरिएंटेशन इससे मैच नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है? इसका मतलब अगर हमने इसको ए लेयर बोला है, हमने मतलब ऑब्जर्वर ने, तो फिर इसको वो क्या बोलेगा? बी लेयर बोलेगा। फिर इसको तो उसको बी लेयर बोलना चाहिए, नहीं बोलेगा ना? क्यों नहीं बोलेगा? देखो, इस ट्रायंगल का जो एपेक्स है वो किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, अंदर वाला कॉर्नर है। अरे देख लो भाई, जीवन में एक बार मौका मिलता है ये देखने का, एक बार समझ लो, नहीं तो फिर समझते ही रहोगे। जब देखोगे तब समझोगे इसको। तो अभी देखो, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इस ट्रायंगल का जो एपेक्स है वो कहाँ है? इनवर्ड है, इनवर्ड। और ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एपेक्स किधर? आउटवर्ड। समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल कैसे है भाई? ये ट्रायंगल ऐसे हैं जैसे एक ट्रायंगल जो है ना, अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो दूसरा ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये ओवरलैप नहीं कर रहे। इसका मतलब कि ये वाली जो ट्रायंगुलर लेयर है, इसका अरेंजमेंट इस ट्रायंगुलर लेयर के अरेंजमेंट से क्या है? डिफरेंट है। और इसका अरेंजमेंट इससे भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये एक और नई लेयर मिली हमें, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? सी लेयर। ये सी लेयर हो गया। तो फिर ये क्या हो गया भाई? इसका अरेंजमेंट और इसका अरेंजमेंट मैच कर रहा है। समझ में आया? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ए लेयर। तो आप क्या देख रहे हो? एवरी फोर्थ लेयर इज रिपीटेड। इसमें क्या होता है? एवरी फोर्थ लेयर इज रिपीटेड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर।
लिखो इस बात को। लिखो, in face centered cubic lattice, in face centered cubic lattice, every fourth layer is repeated. Every fourth layer is repeated. Every fourth layer is repeated. Therefore it is also called, therefore it is also called क्या? ABC type of three-dimensional closed packed cubic structure. ठीक है भाई। अब एक और स्पेशल बात बता दूं आपको एफसीसी लैटिस के बारे में। जितने भी हाईली मैलिएबल मेटल, जितने भी हाईली मैलिएबल मेटल है, जिनकी मैलिएबिलिटी सबसे ज्यादा है, उन मेटल्स में आप देखोगे नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ज्यादा होती है। ठीक है, उनमें नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स ज्यादा होती है। तभी क्या होता है, जब आप उनको पीटते हो तो एक लेयर का स्फीयर जो है वो दूसरे लेयर के साथ मर्ज कर जाता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स होगी, मैलिएबिलिटी उतनी ज्यादा। तो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये हाईली मैलिएबल मेटल है ना। ये इसी अरेंजमेंट नोट में फिर से लिखो, ये भी डॉलर ही है। लिखो, मैं डॉलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर ढूंढते रह जाओगे इंफॉर्मेशन। ये मनोज मिश्रा सर की क्लास में ही मिलेगी आपको। लिखो, as the number of different type of layers, as the number of different type of layers, as the number of different type of layers in metallic crystal, increases malleability of metal, also increases. Malleability of metal also increases. ठीक है, फिर लिखो, due to this fact highly malleable metal such as copper, silver, gold, ठीक है, फिर ETC वो लिखो। ठीक है, ETC always follow FCC lattice, always follow FCC lattice। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बड़ी वाली पीरियोडिक टेबल आती है, उसमें आप देखोगे हर एलिमेंट के साथ जो है ना, उसका क्रिस्टल भी मेंशन होता है, उसका सिंबल बना होता है और इंडेक्स बना होता है। उसमें हर क्या सिंबल क्या सिग्निफाई कर रहा है वो गिवन होता है। आप उसमें देखोगे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड,
के साथ एफसीसी वाला सिंबल बना, वो एफसीसी लैटिस को फॉलो। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका कांटेक्ट कैसे हो रहा है, लिखवाया हुआ है, एफसीसी में नहीं लिखवाया, क्या लिखवाया एफसीसी में? ओपनिंग स्टेटमेंट बोलो। तो ये क्या लिखा है? अच्छा ठीक है। अच्छा, फेस डायगोनल की लेंथ तो पता ही है आपको, a√2। ठीक है, जैसे ये फेस डायगोनल है a√2, ये बीच वाला स्फीयर इन दोनों कॉर्नर वाले स्फीयर को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका रेडियस, इसका डायमीटर और इसका रेडियस का सम फेस डायगोनल की लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, हियर a√2 is equal to r plus 2r plus r, यानी कि a√2 is equal to 4r, तो a is equal to 2√2 r। ठीक है ना, and r is equal to a upon 2√। रैंक ऑफ एफसीसी क्या हो जाएगा भाई, 8 एट कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 6 एट फेस सेंटर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये कितना आ गया भाई, 4। ठीक है, z इज इक्वल टू 4। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब, और a क्या है, 2√2r, तो 2√2r का होल क्यूब। तो ये कितना आ गया, 8 इंटू 2√2, 16√2r क्यूब, 16√2r क्यूब, ऊपर में भी 16 है, कैंसिल हो गया 16, तो क्या आ गया भाई, पाई अपॉन 3√2, पाई अपॉन 3√2, और ये आ जाता है सॉल्व करके 0.7404। ठीक, ये आ जाता 0.7404। आप देख रहे तीनों में यही वैल्यू सबसे बड़ी है। परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो गया, 74.04%। लिख लो, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ एफसीसी, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ एफसीसी 74.04%। अब इसके बेसिस पे देखो एक कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं कि क्योंकि जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी इसी में ऑब्जर्व होती है, इसीलिए हम बोलते हैं ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। क्या है ये, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर कौन है, एफसीसी। इसीलिए एफसीसी को सीसीपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। और ये स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई एफसीसी इज आल्सो कॉल्ड सीसीपी। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाई एफसीसी इज आल्सो कॉल्ड सीसीपी। तो क्वेश्चन लिखना चाहिए, लिखो, व्हाई एफसीसी
is also called CCP. CCP. लिखो, लिखवा देता हूं, आंसर लिखो इसका, आंसर लिखो, लिखो इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, in cubic crystal system maximum packing efficiency is possessed by face centered cubic ब्रैकेट में FCC लिख लेना, FCC face centered cubic lattice, therefore face centered cubic lattice, therefore FCC is also called, cubic closed packed ब्रैकेट में CCP, cubic closed packed ब्रैकेट में CCP स्ट्रक्चर, ठीक है। तो FCC को CCP भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की ही होती है। देखो डिफरेंट लेयर से पैकिंग एफिशिएंसी का कनेक्शन है, डिफरेंट लेयर से मैलिएबिलिटी का कनेक्शन। हाँ नहीं, वो तो अच्छी बात है। अभी जैसे मैंने बताया था कि अगर दो सक्सेसिव लेयर का अरेंजमेंट आइडेंटिकल नहीं है तो पैकिंग बेटर हो, लेकिन पैकिंग बेस्ट होगी ये नहीं बोल सकते। तो ये एनालिसिस हो गई उन लैटिसेस की जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को बिलोंग करते, ठीक है। अब इसके साथ मैं एक एडिशनल अरेंजमेंट को डिस्कस कर रहा हूं जिसपे बेस क्वेश्चन एडवांस लेवल में ही पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी के लिए जो है मैं सिर्फ सीधे रिजल्ट बताऊंगा, डिटेल उसका एडवांस लेवल क्लास में डिस्कस होगा। तो आप नोट करो, एनालिसिस ऑफ hexagonal closed packed structure, analysis of hexagonal closed packed structure। ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी जो लेयर्ड एनालिसिस है वो गिवन है। एनालिसिस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, तो इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हो इसको? HCP, ठीक है। अब देखो HCP स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट कैसा होता है।
अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर का अरेंजमेंट देखो, टॉप वाला जो हेक्सागोनल फेस है वहां पे आप क्या देख रहे हो, 6 स्फीयर कॉर्नर पे है और एक फेस सेंटर पे। ऐसे बॉटम वाले हेक्सागोनल फेस पे भी 6 स्फीयर कॉर्नर पे और एक फेस सेंटर पे। 3 स्फीयर यहाँ पे विद इन यूनिट सेल लाई करते हैं, ठीक है, वो बीच में लाई करते हैं, मतलब इन दोनों लेयर के बीच में एक लेयर और होती है, ठीक है, जिसमें यूनिट सेल के अंदर 3 स्फीयर होते हैं। कौन कौन से स्फीयर की बात करो, ये नहीं, रेक्टेंगल के फेस पे एक भी नहीं, रेक्टेंगुलर फेस के सेंटर पे या कहीं भी जो है स्फीयर नहीं है। अब देखो 3 स्फीयर और हैं, वो विद इन यूनिट सेल लाई कर रहे हैं। अगर आप इनके सेंटर्स को मिलाओ, ठीक है, इनके सेंटर्स को अगर आप मिलाओगे इन तीनों स्फीयर के सेंटर को, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। अब इस ट्रायंगल का जो सेंटर है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर, एक बार अच्छे से पूरा डायग्राम समझ लेना। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर है, वो सेंटर से जो है वो लाइन पास करेगी, जो जैसे ये फेस सेंटर वाला स्फीयर है ना, टॉप वाले फेस का जो सेंटर और बॉटम वाले फेस का जो सेंटर है, अगर इनको मिलाए एक लाइन के थ्रू, तो वो लाइन कहां से पास करेगी, इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर से पास करेगी। ये डायग्राम बन गया दिमाग में? यस सर। कॉपी में बन गया, दिमाग में नहीं बना? दिमाग में बनना चाहिए। अभी बता देता हूं फिर से। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है भाई, ये हेक्सागोनल फेस एक नीचे, एक हेक्सागोनल फेस ऊपर। ये नीचे वाला जो हेक्सागोनल फेस है उसके सारे कॉर्नर पे स्फीयर है और फेस सेंटर पे स्फीयर है। ऊपर वाले हेक्सागोनल फेस के भी सारे कॉर्नर और फेस सेंटर पे स्फीयर है। बीच में 3 स्फीयर और है, ठीक है। ये तीनों स्फीयर से मिलता हुआ जो ट्रायंगल है, अगर आप उस ट्रायंगल को देखो तो वो ट्रायंगल पैरेलल है हेक्सागोनल फेस। वो जो ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है, वो ट्रायंगुलर प्लेन हेक्सागोनल फेस जो ऊपर वाला है या नीचे वाला है उसके पैरेलल है। कल जैसे मैंने एडवांस लेवल क्लास में आपको मिलर इंडिसेस वाली एक बात बताई थी ना, तो आप बोल सकते हो कि जो इस हेक्सागोनल फेस का जो मिलर इंडिसेस होगा वही इस ट्रायंगुलर फेस का भी, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखो, बोल रहे हैं कि अगर हम बॉटम वाले फेस सेंटर और टॉप वाले फेस सेंटर को मिला दें, तो ये जो लाइन है, ये लाइन इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर से पास करेगी। लाइन कैसे पास करेगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर से पास करेगी। तो ये समझ में आ गया। अब आप देखो यहां पे
ये जो 7 स्फीयर की लेयर है, बॉटम लेयर, 7 स्फीयर की बॉटम लेयर है, अगर हम इसको बोल रहे हैं ए लेयर, तो बीच में ये 3 स्फीयर की लेयर आ रही है, ये वाली। इस लेयर का अरेंजमेंट और बॉटम लेयर का अरेंजमेंट क्या सेम है? नहीं है। तो अगर बॉटम वाली लेयर को हमने ए लेयर बोला है, तो इन 3 स्फीयर के लेयर को क्या बोलेंगे? बी लेयर बोलेंगे। फिर ये टॉप फेस का जो अरेंजमेंट है वो बॉटम फेस वाले अरेंजमेंट से मैच कर रहा है, तो ए लेयर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम यहां पे क्या देख रहे हैं? एवरी ऑल्टरनेट लेयर इज रिपीटेड। तो लिख लो, देखो, इन HCP लैटिस, in HCP lattice, in HCP lattice, every alternate layer is repeated. Every alternate layer is repeated. Therefore, it is also called. Therefore, it is also called AB type of three-dimensional closed packed structure. नहीं, बस ये भी। BCC को हमने क्लोज्ड पैक्ड नहीं बोला था, BCC को AB बोला था, लेकिन उसको क्लोज्ड पैक्ड नहीं बोला था। इसीलिए नहीं बोला था क्योंकि उससे ज्यादा एफिशिएंसी इसमें होती है। AB टाइप ऑफ 3-dimensional क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके जो बाकी रिजल्ट्स हैं, कुछ चीजों को समझ लेते हैं, बाकी का सीधे रिजल्ट नोट कर लेंगे। ठीक, डिटेल के लिए एडवांस लेवल क्लास को आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो आप नोट करो, रैंक ऑफ HCP, रैंक ऑफ HCP क्या होगी रैंक भाई? 12 एट कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाई 1/6, ठीक है, प्लस 2 एट फेस सेंटर मल्टीप्लाइड बाई 1/2 प्लस 3 within unit cell multiplied by 1, कितना आ गया? ये 6 आ गया। तो अब पहले एक बात आपको बता दूं, लास्ट ईयर आप लोगों ने बहुत गड़बड़ की है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में। तो अब इस बार एक चीज आप सुन लेना, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं कि जो कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, आप मंथ में मैक्सिमम 2 क्लास का रिलैक्सेशन ले सकते हो। मैक्सिमम एक स्टूडेंट का पूरा अटेंडेंस रिकॉर्ड रहेगा कि आपने क्लास ऑनलाइन अटेंड की है या ऑफलाइन। एक मंथ में आप मैक्सिमम 2 क्लास का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, वो भी पहले से इन्फॉर्म करने पे। तीसरी क्लास अगर आपने बिना इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन के लिए परमिशन मांगा तो आपकी सारी फैसिलिटीज रोक देंगे। आप समझ रहे हो ना? सारी फैसिलिटीज का मतलब कोई असाइनमेंट नहीं, कोई स्टडी मटेरियल नहीं, क्लासेस का लेक्चर बैकअप, सब कुछ रोक देंगे और फाइन ऊपर से चार्ज होगा।
और ये चीज क्यों करनी पड़ रही है, आप समझ सकते हो क्यों करनी पड़ रही है। तो ये जो लोग भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान देना। आज की क्लास रिकॉर्ड में नहीं, आगे से ये काउंटिंग स्टार्ट है। मैंने जितेंद्र सर को बोल दिया है, वो पूरा अटेंडेंस रिकॉर्ड आपका मेंटेन करते हैं, उसमें मेंशन होगा एक एक चीज। तो रैंक कितना आ गया भाई एससीपी का, 6 आ गया। ठीक, अब देखो बात आती है एससीपी का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो ये निकालने में हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, हाँ वो ये वैसे होमवर्क है आपके लिए। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकाल, मैं सीधे अब यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूं, डिटेल के लिए आपको एडवांस लेवल क्लास को देखना पड़ेगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी ये आता है बेटा π/3√, वही आता है जो एफसीसी में π/3√2, यानी कि 0.740। परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, वही है 74.04%। क्योंकि इसका परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस बराबर है, इसलिए इन दोनों को क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। सीसीपी और एचसीपी दोनों क्या है, क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि दोनों का परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस इक्वल होता है 74.04%। आया समझ में। अब देखो इसमें कुछ और रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इस पे आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, तो बीसीसी के कहा बराबर है, एफसीसी के बराबर है, एफसीसी के बराबर है। एफसीसी तो ऑलरेडी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो अब जरा इस बात को देखो बेटा, जैसे अगर हम इस यूनिट सेल का हाइट को कंसिडर करें, ये बॉटम वाला फेस सेंटर से टॉप वाले फेस सेंटर की जो लेंथ है, ये क्या होगी, हाइट ऑफ यूनिट सेल होगा ना, बोलो। इसको मान लो हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करें, ठीक। अच्छा, और देखो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर है और ये टॉप वाले फेस का सेंटर, ये लेंथ, ये इसका हाफ होगा। अरे ये यहां से यहां तक, ठीक, मान लो इसको स्मॉल एच बोल रहे। ये जो आप ये टॉप वाला फेस सेंटर है, अगर इस फेस सेंटर को इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले तीनों स्फीयर से मिला दो, यहाँ एक टेट्राहेड्रन बन जाएगा। इसको विजुलाइज करो भाई। अगर ये जो टॉप वाले फेस का सेंटर है, टॉप वाला जो फेस सेंटर्ड स्फीयर है, उसको आप इन तीनों स्फीयर से मिला दो, ठीक है, तो एक टेट्राहेड्रन बन रहा है ना। टेट्राहेड्रन का मतलब तो समझते हो, कुछ समझते हो टेट्राहेड्रन का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ? टेट्राहेड्रन, टेट्रा मतलब समझते हो, हाँ? ज्योमेट्री, टेट्रा मतलब ज्योमेट्री होता है, हाँ? एक ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रन। तो उसका मीनिंग भी आपको पता है, खाली नाम ही है वो, हाँ क्या है बोलो। हेड्रन मतलब क्या होता है, हाँ? हेड्रन मतलब साइड होता है। तो यार इधर आ जा, इक्लिप्स कर लिया तूने ना वो उसको, अब है
स्टैगर्ड, अभी देखो अरेंजमेंट तुम्हारा स्टैगर्ड हो गया, इससे पहले इक्लिप्स था। ये भी एक आइसोमेरिज्म होती है, हर जगह केमिस्ट्री। तो या मुझे केमिस्ट्री दिखती है। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, हेड्रन, हेड्रन का मतलब समझते क्या होता है? कौन बताएगा भाई हेड्रन का क्या मतलब होता है? हेड्रन, फेसेस। हेड्रन मतलब क्या होता है? फेसेस। रावण के कितने फेसेस थे? 10, दशानन, है कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेका हेड्रन, अंग्रेजी नाम है उसका। रावण का इंग्लिश में नेम क्या है? डेका हेड्रन, 10 फेसेस है उसका। ठीक, तो ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हो, इस ज्योमेट्री में कितने फेसेस है? 3 नहीं है, 4 है। 3 होता तो ट्रायाहेड्रन होता, ट्राईहेड्रन। ठीक है, ये टेट्राहेड्रन है, टेट्रा मतलब 4 होता है। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगुलर फेसेस है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रन बोला जाता है। आया समझ में? तो इस टेट्राहेड्रन का जो हाइट है वो स्मॉल एच है। स्मॉल एच क्या है? हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। और कैपिटल एच क्या है? हाइट ऑफ यूनिट सेल। तो हाइट ऑफ यूनिट सेल इज डबल ऑफ हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। कुछ पल्ले पड़ रहा है? तो अब हम यहां पे आगे लिख देते हैं, हाइट ऑफ यूनिट सेल कैपिटल एच इज डबल ऑफ हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। डबल ऑफ हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो एक तो ये पूछा जाता है कि हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होगा। क्या पूछा जाता है यहां पे? एचसीपी में क्या पूछा जाता है? हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर क्या होगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन स्मॉल h इज इक्वल टू 2 इंटू √2/3 r होगा। मैंने सीधा रिजल्ट बताया आपको, इसका पूरा डेरिवेशन। ये एक बार जेईई एडवांस में पूछा गया था, जिसमें इस रिजल्ट को डिराइव करने के लिए बोला था, तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, उसमें इस रिजल्ट को डिराइव करने के लिए बोला था। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, कितना है? 2 इंटू √2/3 r। रट लेना इसको, स्कूल एग्जाम के लिए है, कंपटीशन में कहां पूछा जाएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब रिजल्ट जो है वो एक्सप्रेशन आप मन में डिराइव कर लो। अब वो आपसे एक्सप्रेशन पूछ सकते हो ऑप्शन में, लेकिन डिराइव आप कैसे कर रहे हो वो थोड़ी दिखेगा। क्या पता आपने पहले से ही रट रखा हो, क्या पता आपको पड़ोसी की हेल्प मिल गई हो, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं तो अभी आपको लास्ट ईयर की सिचुएशन बता रहा हूं। एक बच्चे का जेईई मेंस में 99.98% आया। कितना आया? 99.98% आया। ठीक है, वो स्टूडेंट मेरे पास भी कुछ टाइम स्पेंड करके गया था। कुछ टाइम मतलब 1 साल, 1 साल वो मेरे पास भी था। अब पूरे साल मैंने जो भी केमिस्ट्री के टेस्ट लिए, किसी भी टेस्ट में उसके 30% से ऊपर मार्क्स नहीं है।
पूरे साल, और मुझे पता चला कि उसका 99.98 परसेंटाइल है। तो फिर मैं थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस की कि भाई ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। 99.98 परसेंटाइल आना तो ये कुछ स्पेशल टैलेंट होगा। तो वो टैलेंट तो उसके इंटेलिजेंस मतलब उसका परफॉर्मेंस से, तो क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो कभी नहीं दिखता था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट वर्स्ट परफॉर्मर हो और दूसरे सब्जेक्ट में एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने वाला। कहीं ना कहीं हमारा आईक्यू और समझने की जो क्षमता है वो हर सब्जेक्ट में दिखती है। ठीक है, तो मैंने पता किया बाकी सब्जेक्ट का उसका परफॉर्मेंस कैसा था, तो पता चला कि उसमें और भी बुरा था। फिर मुझे पता चला कि उसी उसी दिन उसी सेंटर पे एक स्टूडेंट की का परफॉर्मेंस जो है उसका 100% भी था। जिस सेंटर पे उसने एग्जाम दिया था उसी शिफ्ट में एक स्टूडेंट का 100% भी आया था। अब वो जो 100% जिस स्टूडेंट का आया था वो और ये स्टूडेंट अगल बगल बैठे थे। अब ये कौन देखता है कि उसके मार्क्स जो है उसके 99.98 परसेंटाइल है, शायद उसको जो है आईआईएससी बेंगलोर मिल जाएगी, लेकिन वहां जाकर के वो क्या करेगा? समझ रहे हो, उसकी डिग्री कंप्लीट होगी क्या? नहीं, जो जो इस लेवल पे इतना बड़ा काम कर सकता है वो वहां नहीं कर सकता है। वहां भी तो जुगाड़ कर सकता है। हाँ, करनाल में अर्नब एक स्टूडेंट, करनाल में ऐसे बहुत बड़े बड़े कारनामे होते हैं। उससे पहले ईयर में भी हुआ है। अरे क्यों नहीं मिलेगा? कॉलेज क्यों नहीं मिलेगा भाई? उसके बाद तो उसने कोई पेपर भी नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दिया होगा बोलो? पोल खुल जाएगी ना। एक बार जुगाड़ लग गया क्या हर बार जो है 100% वाला पड़ोसी मिल जाएगा क्या? तो इस वजह से उसने एक ही पेपर दिया। आईआईटी में कैसे होगा? तो हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, हाँ डीपीपी भी रिजल्ट बता, क्योंकि डीपीपी में दम नहीं है ना। तो हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन एच कितना आया? 2 × √2/3 आर। अब देखो हाइट ऑफ यूनिट सेल अभी मैंने बताया था कितना होता है, डबल ऑफ हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, तो वो कितना आ जाएगा? 4 × √2/3 आर। ठीक है, एक और चीज यहां पे पूछी जाती है, वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये आता है बेटा 24 √2 r³ 24 √2 r³। वैसे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप कैसे निकालोगे? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो वहां से ही 24 √2 r³। अब ये रिजल्ट आपको याद रखो। हाँ बताओ, डीपीपी के कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? शेड्यूल से
एक आपको आज डीपीपी मिली है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे, इस वजह से मैंने एक नई डीपीपी आपको प्रोवाइड की। हाँ, वो भी मैंने बोला था कि पुराने वाले से जो है क्वेश्चन रख लेना और नए जो है उसमें और ऐड कर देना। तो फर्स्ट 10 सेम है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ पूछना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, बाकी लोगों को ये डीपीपी मिल गई भाई? Yes, sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसका Yes. पीडीएफ शेयर हुआ क्या? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अ सॉलिड हैविंग नो डेफिनेट शेप, a solid having no definite shape is called amorphous. ये एडवांस नहीं है, ये तो जनरल लेवल है, मेडिकल वाला है, जेई मेंस वाला। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है भाई। 21 में बोला ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। Among the following, which is are not crystalline solid or solids? कौन crystalline solid नहीं है? तो ग्लास नहीं है, सुक्रोज तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। C12H22O11, उसमें कई सारे OH ग्रुप होते हैं, वो OH ग्रुप जो है एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये क्लियर हो गया भाई? 33 के बाद 38 बोले which of the following exist as covalent crystal in the solid state? Covalent crystal in the solid state. फास्फोरस होगा, रेड फास्फोरस। कोवेलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट नहीं, सिलिकॉन भी होगा बेटा, सिलिकॉन। सिलिकॉन का भी कोवेलेंट नेटवर्क होता है, जैसे डायमंड का होता है ना, वैसा ही होता है इसमें भी। एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड होता है, उसका भी नेटवर्क बनता है। तो सिलिकॉन है और फास्फोरस। अब फास्फोरस यहाँ पे इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कौन सा फास्फोरस, इसलिए यहाँ पे इसको आंसर में नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे रेड फास्फोरस होता तो आप टिक करते, क्योंकि ये व्हाइट या येलो फास्फोरस भी हो सकता है जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 38 का डी होगा। और कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? 36 का आंसर, which of the following features are not shown by quartz glass? तो क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो क्वार्ट्ज ग्लास जो है, क्वार्ट्ज जो होता है वो तो क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास एमरफस होता है। तो दिस इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, गलत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये सही हो जाएगा। दिस हैज डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, गलत, ठीक है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन गलत। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूलेस्ट, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो अगर ग्लास है ये तो सुपर कूल्ड लिक्विड होगा, एमरफस होगा। इसका आंसर होगा बी एंड डी।
नहीं, आंसर गलत दिया हुआ है, आपको इसको बी एंड डी करना चाहिए। क्वार्ट्ज ग्लास की बात हो रही है। अच्छा, नॉट शोन बाई, ओके, नॉट शोन बाई, तो फिर ये ए एंड सी होगा, ए एंड सी। भाई देखो, सुपर कूल्ड लिक्विड तो है ये, अरे कूलेस्ट, अच्छा, मतलब फिर अंग्रेजी भी पढ़ानी पड़ेगी तुझे। सुपर कूलेस्ट, इससे ज्यादा ठंडा कर ही नहीं सकते, तो ये कूल्ड है, स्पेलिंग एरर है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, एमरफस है, इसलिए ए हो जाएगा। और इसका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता, यहाँ पे डेफिनेट गिवन है, इसलिए सी हो जाएगा। तो ए एंड सी होगा आंसर। और क्या, एमरफस सॉलिड है तो सेम होगा, इसीलिए, क्योंकि एमरफस, क्योंकि ग्लास जो होता है वो एमरफस सॉलिड है, यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो लाइट उसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आज वाली क्लास में जैसे आपने जो एफसीसी वाले में बताया था कि एबीसी लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो जो आपने बताया था बॉडी डायगोनल के लोग देखने पे, वो तो सर समझ आ गया। लेकिन सर अगर हम एज के परपेंडिकुलरली जैसे हर केस में देख रहे थे, अगर वैसे देखते तो नहीं नहीं उसमें नहीं, कैसे नहीं, होता? नहीं, आपको अपने हिसाब से नहीं देखना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे देखना है। वो जो जो अरेंजमेंट ऑब्जर्व होता है, वो अरेंजमेंट उसी तरीके से हम उसको विजुअलाइज करते हैं, जैसे मैंने बताया यूनिट सेल में। ओके सर। किसकी बात कर रहे हैं? 37 में which of the following cannot be regarded as molecular solid? एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है ये भी कोवेलेंट सॉलिड होता है, कोवेलेंट। तो इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल आयोडीन होगा। 36 में नहीं, क्या बोला? क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास नहीं बेटा, क्वार्ट्ज, जो क्वार्ट्ज होता है वो अलग चीज है, क्वार्ट्ज ग्लास अलग चीज है। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, ये देखो, क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास, ये डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे देखो, जो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन है, क्वार्ट्ज ग्लास क्या है? एमरफस। आया समझ में? तो क्योंकि ये एमरफस है, इसलिए क्या होना चाहिए? वो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसमें? क्वेश्चन नंबर 18 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट